ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो देखो, मतलब कि नॉर्मल हार्ट रिदम होता है, उसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है उसका होता है कि इम्पल्स जनरेशन जो होता है हमारा एससीएन में होना चाहिए, मतलब साइनस, मतलब साइनोइडल नोड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर साइनस रिदम भी, मतलब जो तूने बोला था वो बोल सकते हैं। एंड जो सेकंड होता है कि जो कंडक्शन होता है वो नॉर्मल पाथवे के थ्रू होना चाहिए। नॉर्मल पाथवे से क्या मतलब है कि एससीएन होगा, देन फिर एट्रियम डीपोलराइज होगा हमारा, एंड देन हमारा एवियन होगा, एंड देन एवियन के बाद बंडल ऑफ हिस, मतलब बंडल ऑफ हिस आया, एंड देन उसके बाद फिर हमारा राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, देन जो 3 वेसिकल्स बताए थे कल मैंने, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल जो पार्ट पार्ट मतलब पाथवे है वो फॉलो होना चाहिए, कंडक्शन पाथवे। एंड जो थर्ड कंडीशन होती है वो होता है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारा नॉर्मल होता है 60 to 100, है ना। तो इतने 3 कंडीशंस अगर फॉलो हो गई तो इसका मतलब है कि हमारा जो हार्ट रिदम है नॉर्मल है, ठीक है। और कोई भी अगर डेविएशन होगा इसमें से, ठीक है, तो उसको एरिथमियास बोलेंगे, ठीक है। जो जितने भी अगर बाकी कंडीशंस होती हैं, मतलब मान लो कि अगर एसएन के बजाय कहीं और से इम्पल्स जनरेट हो रहा है, मान लो एवियन से हो रहा है या फिर एट्रियम फोकाई, एट्रियल फोकाई से हो रहा है, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल रिदम बोल सकते हैं या एरिथमिया बोल सकते हैं। देन अगर कंडक्शन अगर नॉर्मल नहीं हो रहा, जैसे कि हमारा मतलब डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में होता है, कंडक्शन एपरेंट पाथवे के थ्रू होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एरिथमिया बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन हार्ट रेट अगर मतलब कि ज्यादा है, जैसे साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है, मतलब कि बाकी दोनों उसमें मतलब कि क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, मतलब इम्पल्स जनरेशन एसेंस होते हैं, कंडक्शन भी नॉर्मल पाथवे से होता है, बट उसमें क्या होता है कि हार्ट रेट ज्यादा है कम होता है इससे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन समझ आ गई ना? ठीक है। अब हम लोग एबनॉर्मल रिदम की बात करते हैं। एबनॉर्मल रिदम के जो 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, जो मेन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा जो कि तुम्हें आता होगा, एंड देन वी विल गो ऑन टू द एडवांस लेवल, ठीक है। मैकेनिज्म्स किसके? एरिथमियास के। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले री एंट्री है ना। री एंट्री तो ऑलमोस्ट आता होगा, बेसिक स्टार्ट करूंगा, एंड देन वी विल गो ऑन टू द मतलब एडवांस लेवल थोड़ा, ठीक है। तो री एंट्री क्या होता है? री एंट्री मतलब कि इम्पल्स री एंट्री करता है एक सेम सर्किट में बार बार, ठीक है। तो मतलब इम्पल्स travels in the same loop repeatedly and at faster rate, unusually faster rate, ठीक है। तो अब तुमने भी पढ़ा होगा कि मैकेनिज्म इसका क्या होता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, हमारा जो स्ट्रिप वाला जो कंडीशन दे रखी है गाइडन में, कि अब मैंने मान लिया कि हमारे मायोकार्डियम में स्ट्रिप है, सर्कुलर स्ट्रिप, ठीक है। तो ये हमारा मायोकार्डियल स्ट्रिप है जो कि सर्कुलर है, and this is our 12 o'clock position, this is our 3 o'clock, and then this is 6 and 9, मतलब 12 वापस से। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से हमारा ये ऑरिजिनेट हुआ, हमारी इम्पल्स ऑरिजिनेट हुई, एंड देन ये ट्रेवल करी ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे ट्रेवल करेगी, एंड जब तक ये 12 मतलब कि 12 पोजीशन पे वापस आएगी, तो तब तक ये जो पार्ट होता है हमारा 12 पोजीशन वाला रिफ्रैक्टरी होता है नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मली अगर ये रिफ्रैक्टरी है तो इम्पल्स यहीं पे खत्म हो जाएगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड देन फर्दर मतलब कि इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा। बट अब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारा, कि जो हमारा ये हमने बोला था कि रिफ्रैक्टरी है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टरी नहीं होता है एबनॉर्मल कंडीशंस में। तो फिर क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि अगर 12 o'clock पोजीशन पे जो हमारा मायोकार्डियम रिफ्रैक्टरी था वो रिफ्रैक्टरी नहीं है, देन ये ट्रेवल करेगा, एंड देन यहाँ पे आएगा। रिफ्रैक्टरी नहीं है तो कंडक्शन फिर से पॉसिबल है, एंड देन ये फर्दर कंडक्शन करेगा, ठीक है। एंड देन मतलब कि लूप पे मतलब कि कंडक्शन होता रहेगा, एंड देन फिर मतलब बाकी मायोकार्डियम को भी डीपोलराइज करता रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से एरिथमियास मतलब कि चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा मतलब कि इसको हम लोग सर्कस मूवमेंट भी बोलते हैं, तूने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्दर, तो मतलब इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि या तो पाथवे एबनॉर्मली लॉन्ग हो जाए, एबनॉर्मली लॉन्ग पाथवे, ठीक है, या तो स्पीड इंक्रीज हो जाए, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, एंड फाइनल वन इज कि अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्ट हो जाए।
कंडक्शन वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। अगर कंडक्शन वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी तब तो वो रिफ्रैक्टरी सॉरी रहेगा सॉरी ही सॉरी रहेगा। सॉरी, हाँ इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज्ड, सॉरी यहाँ डिक्रीज होगा, डिक्रीज होना चाहिए एंड देन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो मतलब अगर समझिएगा मैथमेटिकली अगर समझना चाहे मतलब 3 मतलब कि एक इक्वेशन को एक ही में, तो मैं मेरे कहने का मतलब कि जितना टाइम मान लो अगर इसको लग रहा है आने में t है, ठीक है, एंड जो हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो हमारा t नोट है, देन तो रिफ्रैक्टिव पीरियड से अगर ये t मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है, इसको आने में जितना टाइम लग रहा है, देन इट विल ऑफ कोर्स मतलब कि यहाँ पे फिर सर्कस मूवमेंट पॉसिबल है, ये कंडीशन। ठीक है, अब ये t क्या है, t हमारा डिस्टेंस ऑफ पाथवे एंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इक्वल्स टू टी नोट। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें, अगर ये इंक्रीज हो रहा है देन ऑफ कोर्स टी इंक्रीज हो जाएगा एंड देन मेरा टी नोट से ज़्यादा होने के चांसेस उसके इंक्रीज हो जाते हैं। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाए देन उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एंड ऑफ कोर्स टाइम उसको ज़्यादा लगेगा एंड देन टी नोट से उसके इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रिफ्रैक्टिव से ज़्यादा हो जाएगा। या फिर अगर टी नोट ही अगर छोटा हो जाए, रिफ्रैक्टिव पीरियड ही छोटा हो जाए, ठीक है, तो भी सर्कस मूवमेंट पॉसिबल है। तो 3 कंडीशन समझ आ गई ना? हाँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मतलब कि री एंट्रेंट टैकी एरिथमियाज कौन कौन से होते हैं। जैसे री एंट्रेंट एरिथमियाज में बोलता हूँ जनरल टर्म भी। ठीक है, तो री एंट्रेंट एरिथमियाज 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज AVNRT, मतलब AV नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, एंड देन AVRT, AV रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया, एंड देन SART, sino-atrial reentrant tachycardia, and then fourth one is IART, interatrial reentrant tachycardia। ठीक है, एक बार सबके नाम बताओगे फिर से? AV nodal हाँ। reentrant ओके। tachycardia, T में लिख रहा हूँ सिर्फ, एंड देन AV reciprocating, या फिर AV reentrant भी लिख सकते हैं, reentrant tachy मतलब reciprocating tachycardia, एंड देन sino-atrial, ठीक है, reciprocating tachycardia, and then interatrial मतलब कि इंटरएट्रियल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया, एंड जो मतलब कि मोस्ट कॉमन जिसमें से होता है हमारा वो होता है AVNRT। ठीक है, और इनका ऑर्डर ऐसे ही होता है, मतलब इंसिडेंस मतलब ऑर्डर ऑफ मतलब इंसिडेंस कि जितने फ्रीक्वेंसी में होते हैं सबसे कॉमन है AVNRT, देन AVRT, देन SART, देन IRT। ठीक है, तो जो हम लोग 2 मैकेनिज्म्स पढ़ने वाले हैं वो दोनों में से हैं AVNRT एंड AVRT। ठीक है, तो हम लोग दो के मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इन दोनों के मैकेनिज्म पूछे नहीं जाते और कितने कॉमन भी नहीं है, कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, तो समझ गया ना दोनों? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ AVNRT की, मतलब कि इससे मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कि होता कैसे, बाकी हम लोग डिस्कस फर्दर बाद में करेंगे। तो AVNRT क्या है, ये हमारा AVN है। ठीक है, अब यहाँ से 2 पाथवे निकल रहे हैं। ठीक है, एक हमारा होता है शॉर्ट पाथवे एंड देन ये होता है हमारा लॉन्ग पाथवे दूसरा वाला। अब ये याद रखना, आई डोंट नो इसका लॉजिक क्या है, बट जो शॉर्ट पाथ होता है उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, सॉरी शॉर्ट उल्टा पाथ नहीं नहीं है, लिखा? नहीं उल्टा नहीं लिखा, सॉरी, जो इसका शॉर्ट पाथ नहीं है, ये शॉर्ट पाथवे है एंड एक लॉन्ग, नहीं सॉरी स्लो पाथ एंड फास्ट पाथ था। लंबा वाला स्लो। अरे लंबा नहीं है, मैंने बना इसमें ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, ओके। इसमें बस स्लो पाथ एंड फास्ट पाथ, मतलब कंडक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट बात बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ स्लो कंडक्शन है, जहाँ फास्ट कंडक्शन। ठीक है, ये तो जो नॉर्मली स्लो है। पाथ, क्या? ये नॉर्मली ऐसे 2 होते हैं। हाँ मतलब होते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, AVNRT जो होता है स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट में होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे में भी हो सकता है ये कभी भी। ठीक है, पढ़ेंगे मतलब कि कैफीन एक्सेस इनटेक, मतलब जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं जैसे हम जैसे लोग, उनको होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड थियोफैलिन ज़्यादा जो ले लिया, एंड मतलब कि एक्साइटमेंट में, ठीक है, इन सब में इनके इंसिडेंस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर नॉर्मल हार्ट में होता है। ठीक है,
तो मैं बात कर यार रहा मैं था एक कि चीज जो पूछ लूं कि ये जो 2 गोले बनाए हैं ये एग्जैक्टली क्या डिनोट कर रहे हैं? री-एंट्रेंट पाथवेज? 2 गोले कहाँ बनाए मैंने? मतलब जो ये भी स्लो पाथवे और फास्ट पाथवे बनाया, ये क्या हाँ, डिनोट कर रहा है एग्जैक्टली? ये पाथवे है। कहाँ पे? मतलब एवी नोड है, उससे मतलब बाहर जो एबी 2 नोड है उसके पाथवेज निकल मतलब रहे कि हैं। वो पाथवे मैंने एबी नोड के अंदर नहीं दिखाया, मतलब एबी नोड के थ्रू भी हो सकते हैं, अराउंड उसी के होते हैं, ठीक है, पाथवे है ये, ठीक अच्छा है। ठीक है, अभी इन्वॉल्विंग देख एवीएन थोड़ा है। समझ आएगा। ओके हाँ, ओके। अभी समझ आएगा धीरे-धीरे। जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है स्लो पाथवे का वो शॉर्ट होता है, एंड जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है लॉन्ग फास्ट पाथवे का लॉन्ग होता है, ठीक है। सॉरी, जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जो लॉन्ग फास्ट पाथवे का लॉन्ग होता है, ठीक है। कौन है यार? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि अब मान लो कि एक परफेक्टली टाइम्ड हमारा एक आया, परफेक्टली टाइम्ड प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। मतलब प्री मैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स पता होगा ना, कि मतलब समय से पहले एक एट्रियल इम्पल्स आ गया, ठीक है, प्री मैच्योर एट्रियल इम्पल्स, समझ आ गया? अब इस परफेक्टली टाइम का मतलब क्या होता है? उस प्री मैच्योर एट्रियल इम्पल्स की टाइमिंग ऐसे होगी कि जो हमारा फास्ट पाथवे होता है वो रिफ्रैक्टरी होता है उस वक्त, ठीक है, एंड ये होता है जो हमारा स्लो पाथ होता है उस वक्त कंडक्टिंग होता है, ठीक है। ऐसी टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। तभी मैंने बोला ना कि ये हर केस में नहीं होता, मतलब बट हो सकता है, इंसिडेंस काफी है, बट इसी है क्योंकि टाइमिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती हर इम्पल्स की। तो अगर ऐसा इम्पल्स आया कि स्लो पाथ से कंडक्टिंग है एंड फास्ट पाथ से रिफ्रैक्टरी है, देन ये कॉज हो सकता है वीएनआरटी। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। मान लो यहाँ पे अगर मतलब कि मैंने बोला कि फास्ट पाथ से रिफ्रैक्टरी है ना, तो ऑफकोर्स स्लो पाथवे के तो कंडक्शन होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब तक जहां तक यहाँ ये इस पॉइंट तक आता है, मतलब कि जो टर्मिनल पॉइंट तक, तब तक फास्ट पाथवे कंडक्टिंग हो जाता है, ठीक है। एंड देन जो इम्पल्स जनरेट होगा वो वापस चला जाएगा, वापस भी जाएगा, वेंट्रिकल्स में भी जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो मतलब वेंट्रिकल्स और जो एट्रियम होता है, जो एट्रियम मतलब कि ये रेट्रोग्रेड कंडक्शन होगा ऑफ कोर्स, जो हमारे पास पाथवे के थ्रू जाएगा, तो एट्रियल कंडक्शन होगा उससे, जो रेट्रोग्रेड कंडक्शन बोल सकते हैं बिकॉज इट इज मूविंग बैकवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो एट्रियम होता है, उनका सिंक्रोनस डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो किसी को डाउट है अभी तक इसमें? मुझे है। ये जो पूछना। हमने रेट्रोग्रेड किया, ये मेरा मिस हो गया था थोड़ा। एग्जैक्टली क्या था? मतलब हमने बोला कि लॉन्ग पाथवे रिफ्रैक्टरी था, बट जब तक हाँ, स्लो पाथवे में फास्ट पूरा, पाथवे, फास्ट पाथवे, फास्ट हाँ पाथवे सॉरी, रिफ्रैक्टिव बोला मैंने। फास्ट पाथवे रिफ्रैक्टिव होना चाहिए एंड स्लो पाथवे कंडक्टिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने हाँ, क्या बोला कि वेंट्रिकल में कैसे गया? मतलब कि स्लो पाथवे से कंडक्ट हो गया बिकॉज फास्ट पाथवे वाज रिफ्रैक्टरी, ठीक है। ठीक है। सो मतलब कि कंडक्ट होते होते मतलब जैसे टर्मिनल पोर्शन तक पहुंचा, अब कभी ना कभी तो उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म होना ही था ना, तो फास्ट पाथवे का रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो गया एंड देन वो कंडक्ट करने लग गया, तो रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन हो गया उसका बैक टू द एट्रियम, ठीक है, यहाँ से गया एंड देन वापस ये ऐसे चला गया टू द एट्रियम, ठीक अच्छा, है। तो फास्ट पाथवे मतलब हमेशा रेट्रोग्रेड रहेगा? फास्ट पाथवे, हाँ, मतलब हमेशा वो ये इसको टिपिकल मैं बता रहा था अभी, इसको टिपिकल एवीएनआरटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है, वो होती है एटिपिकल एवीएनआरटी, ठीक है। अब एटिपिकल एवीएनआरटी में क्या होता है, उसमें प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है, प्री मतलब मैच्योर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स में कोई प्रीमेच्योर बीट जनरेट हुई। हाँ, मतलब पीवीसी जनरेट हो रही है, मतलब प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एवीएन है, ठीक है, एंड देन सिंपली हमारे फिर से 2 कंडक्टिंग पाथवेज हैं।
तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेट्रोग्रेड जनरेट होता है वो हमारा स्लो पाथवे के थ्रू होता है, बिकॉज वेंट्रिकल से जनरेट हो रहा है, पीवीसी यहाँ से है, तो ये ऐसे जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेड हमारा स्लो पाथवे से जाएगा एंड देन फिर यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, देन एंटेरोग्रेड हमारा यहाँ से आएगा फास्ट पाथवे से, ठीक है। बिकॉज इसमें डायरेक्शनलिटी होगी ना जनरेशन की, यहाँ पीवीसी है, वहाँ पे पीएससी था, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसमें भी यही है, ठीक है, मतलब समझ आ गया? AVNRT में ये होना चाहिए कि तुम्हारा स्लो पाथवे हमेशा पहले एक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद फास्ट हाँ, बिकॉज पाथवे। उसका शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्ट होता है, मैंने बताया ना अभी, इसका रिफ्रैक्टिव ओके पीरियड शॉर्ट है इसलिए ऑफकोर्स जल्दी एक्टिव हो जाएगा, ओके। ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं मतलब कि जो टिपिकल AVNRT है इसको स्लो फास्ट AVNRT बोलते हैं, बिकॉज स्लो पाथवे एंटेरोग्रेड कंडक्शन करते हैं एंड फास्ट पाथवे रेट्रोग्रेड कंडक्शन करता है, समझ गए? एंड यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे सोच के बताओ इसको क्या बोलेंगे? स्लो फास्ट, नहीं ये फास्ट सिमर स्लो। देख तो रही है ना? हाँ हाँ अच्छा, मेरे को अब वो थोड़ा रिस्पॉन्स भी कर दो फिर यार। मैं हाँ हाँ बोल रही थी यार, मैं भी बोल रही हाँ थी, तो को आवाज सेम लग रही होगी हम दोनों की। अच्छा, हाँ दोनों के सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एटिपिकल AVNRT को क्या बोलेंगे? जैसे वहां पे मैंने स्लो फास्ट बोला इसको, फास्ट स्लो, मतलब फास्ट एंड स्लो, मतलब जहाँ क्योंकि पे पहले एंट्रोग्रेड एंटेरोग्रेड कंडक्शन, फास्ट है। हाँ हाँ मतलब हम पहले तो यहाँ पे एंटेरोग्रेड फास्ट को स्लो, प्रायोरिटी देते हैं। हाँ मतलब पहले एंट्रोग्रेड वाले को लिखते हैं एंड बाद में स्लो वाले, मतलब स्लो रेट्रोग्रेड होता है इसलिए यहाँ पे फास्ट स्लो AVNRT बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ गए कंडीशन? ये व्हाट इज री एंट्रेंट टैकीकार्डिया, हाँ ठीक है। मैंने एग्जांपल ही बताया थे, मैंने मैकेनिज्म बताया था, मैकेनिज्म आ गया ना? यस सर। हाँ हाँ तो एक बार रिपीट करना पड़ेगा, एक बार मैंने क्या समझाया? देखो, AVNRT वो होता है जब तुम्हारा स्लो पाथवे कंडक्टिंग हो और फास्ट पाथवे रिफ्रैक्टरी हो। सो जब जैसे हाँ, इम्पल्स आएगा तो रिफ्रैक्टिव वो पीरियड किसका शॉर्ट होता है? स्लो पाथवे का। स्लो का। ठीक है, उसको स्लो बोलते क्यों है फिर? वो इतना अगर ECG में इतना लॉजिक लगाया ना तो फिर नहीं हो सकता कंप्लीट कभी, तो ओके इसलिए आगे एनीवेज, बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया, बेसिकली मेरे को काफी अच्छे से हाँ समझ आ गया। हाँ, तो फिर आगे फिर यार क्या है, ठीक है। ओके सो एट्रियम से जब डिपोलराइजेशन आएगा तो वो स्लो पाथवे से नीचे चला जाएगा क्या आएगा? वेंट्रिकल्स में। एक पर्टिकुलर चीज बोली थी मैंने। परफेक्टली टाइम प्रीमेच्योर एट्रियल इम्पल्स। ठीक है, आगे? सो वो वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा, फिर उसी टाइम फास्ट पाथवे एक्टिव हो जाएगा, फिर वो वापस एट्रियम की तरफ भेजेगा, तो इसकी वजह से एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, डिपोलराइज हो जाएंगे। सिंक्रोनस डिप्रेशन, ठीक है। और एटिपिकल तो AVNRT में ये होता है कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकल से आता है डिपोलराइजेशन एंड वो पहले एट्रियम की तरफ जाता है थ्रू स्लो पाथवे एंड फिर वापस आता है फास्ट पाथवे के थ्रू। इसका मतलब यही होगा ठीक ना है, कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर इसमें भी डिपोलराइज एक साथ ही हो रहा है। हाँ एक ही साथ हो रहा है, बिकॉज शॉर्ट पाथ है ना, मतलब छोटा सा ही तो सर्किट है AVN का राउंड। So that's अभी मैं typical अगला of कंडीशन, AVNRT, right? Typical AVNRT का हाँ तो नहीं है ना? AVNRT in general is हाँ, AVRT अलग है, मैं बता रहा हूँ ना उसका भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं AVRT, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, सॉरी हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया, ठीक है। तो ये देख लो, इट इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन WPW सिंड्रोम, ठीक है। antidromic AVRT. दोनों, मतलब उसमें एंटीड्रोमिक और ऑर्थोड्रोमिक दोनों होता है, बट मैंने बोला था कि एंटीड्रोमिक में हमारा वाइड क्यूआरएस होता है एंड Okay. ऑर्थोड्रोमिक में मैं बताऊंगा और मतलब कि नैरो क्यूआरएस होता है, ठीक है, वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो बताऊंगा वो एंटीड्रोमिक होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। बिकॉज एंटीड्रोमिक हमारा मतलब कि देख, वैसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा ऑर्थोड्रोमिक होता है, बट हम अभी एंटीड्रोमिक की बात करते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारा जो नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन होता है एट्रियम में,
पहले, फिर उसके बाद मतलब एसएन होता है, तो मैंने एसएन को स्किप कर दिया, एट्रियम्स की वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि एवी है ना, एट्रियो वेंट्रिकल है, तो देन यहाँ पे एवी आना चाहिए, एवियन, एंड देन फाइनली यहाँ पे बंडल ऑफ एंड देन वेंट्रिकल वगैरह, ठीक है। अब इसको हमारे WPW सिंड्रोम में क्या होता है, इन सबको स्किप करते हुए सिंपली एक पाथवे होता है, एबरेंट पाथवे, जिसका नाम होता है बंडल ऑफ केंट, है ना। तो ऑफ कोर्स अब इसमें तुम्हें पता होगा कि फास्टर कंडक्शन होता है ना, इसमें फास्टर कंडक्शन होता है, ठीक है। एंड इसमें फास्टर होता है, एंड इसमें क्या होता है कि एक हमारा, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एक ऐसा इम्पल्स आया, रुकने का, ठीक है ठीक है, एक ऐसा इम्पल्स आया, 2 मिनट रुकने के बाद, ऑर्थोड्रोमिक, अभी मैं ऑर्थोड्रोमिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक ऐसा इम्पल्स आया कि जो हमारा बंडल ऑफ केंट है वो रिफ्रैक्टरी है, ठीक है, एंड जो हमारा नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे है वो रिकंडक्ट करेगा, ठीक है, समझ गए ना। हाँ ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन है, मतलब मैंने बताया ना टाइमिंग की बात होती है सब कुछ, तो यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टरी है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे मतलब कि आएगा एट्रियम से एवियन में के अंदर वेंट्रिकल्स में, अब क्या होता है कि जब तक यहाँ तक वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है तब तक बंडल ऑफ केंट रिफ्रैक्टरी नहीं होता, नो इट इज नो लॉन्गर रिफ्रैक्टरी एंड इट स्टार्ट्स टू कंडक्ट, ठीक है। अब ये कंडक्ट करता है तो वापस ले जाएगा इस इम्पल्स को, ठीक है, एट्रियम को फिर से डीपोलराइज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो इन दोनों का डीपोलराइजेशन है वो सिंक्रोनस नहीं होता। तो तुम मुझे बता सकते हो सोच के कि वहां पे सिंक्रोनस था तो यहाँ पे सिंक्रोनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे सीधा एवीएन से वेंट्रिकल्स में और ऊपर एट्रिया में जा रहा था, तो दोनों की टाइमिंग सेम है। यहाँ पे पहले वेंट्रिकल्स पूरा डिपोलराइज हो रहा है, फिर वहां से वापस जा रहा है एट्रिया में, तो वेंट्रिकल के बाद ही होगा। हाँ ठीक है, मतलब कि ये भी वो देख सकते हैं ना, वहाँ पे एक मतलब कि जो सर्किट है वो सिर्फ एवियन के अराउंड है पूरा, ठीक है, तो एक छोटा सा सर्किट होगा जो कि मतलब कि री एंट्री करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतना लंबा सा चौड़ा सर्किट है पूरा री एंट्री का, है ना। तो ऑफ कोर्स जहाँ जब तक वेंट्रिकल्स का होगा, जैसे बात तुमने बोली वैसे वहां तक तो जैसे जब पहुंचेगा तब एट्रियम का बाद में होगा, ठीक है, थोड़ा, तो ऑफ कोर्स थोड़ा लेटेंसी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो नॉट सिंक्रोनस, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या, मैंने इसको ऑर्थोड्रोमिक क्यों बोला मैं बता देता हूँ, बिकॉज देखो जो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का जो कंडक्शन होता है ना वो नॉर्मल पाथवे के थ्रू है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें जो QRS होगा वो नॉर्मल QRS होगा या नैरो QRS होगा, ठीक है। एंड अगर मैं एंटीड्रोमिक की बात करता हूँ, एंटीड्रोमिक में क्या होगा, मान लो कि अगर ऐसा टाइमिंग है कि बंडल ऑफ केंट पहले कंडक्टिंग है, ठीक है, एंड ये वाला रिफ्रैक्टरी हमारा, ये वाला रिफ्रैक्टरी नहीं, चलो ये तो कॉल अटेंड कर ले। पता नहीं यार किसका है, मैं पॉज कर देती हूँ। देख, तो फिर मतलब कि उसमें क्या होता है कि पहले जो कंडक्शन मतलब मान लिया कि दोनों में हो रहा है, लेट्स सपोज कि दोनों में कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, बट किस में ज्यादा फास्ट होगा? बंडल ऑफ केंट। ठीक है, बंडल ऑफ केंट में ज्यादा होगा, है ना। बंडल ऑफ केंट, रुको अभी वो मॉर्फोलॉजी है, WP ना, एक बार काम करेंगे कल हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब फिर से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि एक तरीके से करूँगा तो एक से समझ आ जाएगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। अभी इसमें ये वो कंडीशन में सोच रहा था वो दूसरी है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो ये कंडक्टिंग है एंड ये भी रिफ्रैक्टरी है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है बंडल ऑफ कंडक्टिंग है, ठीक है, तो बट ये क्या होगा कि ये नॉर्मल पाथवे, मैं बताना भूल गया कल कि अगर देखो जो नॉर्मल पाथवे के थ्रू कंडक्शन होता है तो हमेशा नैरो पेयर्स का होता है, ठीक है, बिकॉज पर तुमने सुना होगा परकिंजी सिस्टम में सबसे हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है ना, और उसी की वजह से मतलब कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फास्ट होता है, इसलिए नॉर्मल नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अगर कोई भी एमरजेंसी आएगी कहीं दूसरे पाथ से कंडक्शन होगा ना तो उसमें हमेशा नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, समझ आया? हाँ कहने का मतलब है कि जैसे कि अब ये नॉर्मल पाथवे के तो कंडक्शन होता है तो परकिंजी सिस्टम के थ्रू होता है कंडक्शन, ठीक है। अब परकिंजी सिस्टम में हाई कंडक्शन वेलोसिटी होती है,
इसकी वजह से हमारा जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है फास्ट होता है, फास्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अब मैंने मान लिया कि बंडल ऑफ कैंडिड मतलब इंपल्स तो जल्दी पहुंचा दिया, बट क्या होगा, उसने मायोकार्डियम को डीपोलराइज किया, मायोकार्डियम टू मायोकार्डियम डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। फिर वो इधर फैलाएगा, वो इधर फैलाएगा, मतलब तुम्हें खुद ही सोच के लग रहा होगा कितना, जैसे कल मैंने बताया था बंडल ब्रांच ब्लॉक में कि पहले एक साइड का मायोकार्डियम डीपोलराइज हो गया एंड देन उसके बाद वो दूसरे साइड का मायोकार्डियम डीपोलराइज करता है। सिमिलरली ऐसी कुछ कंडीशन होती है इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो एंटीड्रोमिक एवीआरटी होता है उसमें जो हमारा वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। किसी को कंफ्यूजन है इस चीज में? क्लियर है, मुझे क्लियर है। मुझे नहीं हुआ, मुझे फास्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ जब, तो नैरो हमने क्यूआरएस बोला, फिर हम बोले वाइड क्यूआरएस। हाँ वो उसने मतलब देख, दूसरा ले लिया ना, वो उस पहले मतलब वाला बता रहा था, ऑर्थोड्रोमिक बता रहा था, फिर उसने एंटीड्रोमिक बताया। नहीं मैंने ये सिर्फ नॉर्मल बताया, नॉर्मल कंडीशन में है। हाँ हाँ, नॉर्मल मतलब नीचे कंडीशन, वाला जो नीचे जो हाँ मतलब मायोकार्डियम टू मायोकार्डियम बताया वो एंटीड्रोमिक है ना। हाँ ये एंटीड्रोमिक कंडीशन है, बिकॉज यहाँ पे मतलब कि ये ऑब्वियसली पुरकेंडी सिस्टम के थ्रू नहीं होगा ना, बिकॉज पुरकेंडी सिस्टम तो स्किप हो गया। यहाँ पे तो सिंपली मतलब बंडल ऑफ कैंट के थ्रू आ रहा है, बंडल ऑफ कैंट मायोकार्डियम को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मायोकार्डियम को डीपोलराइज कर देगा एंड देन ओके मायोकार्डियम ओके। टू मायोकार्डियम डीपोलराइज होना स्टार्ट होगा। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, मतलब ऑर्थोड्रोमिक में भी देखोगे ना, ऑर्थोड्रोमिक में भी मैंने क्या बोला कि नॉर्मल पाथ से कंडक्शन हो रहा है वेंट्रिकल का, एंड इसकी वजह से यहाँ पे नैरो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहाँ पे पुरकेंडी सिस्टम इनका इन्वॉल्वमेंट है। ये मतलब ये रूल ऑफ थंब है कि अगर कहीं भी अगर जो कंडक्शन पुरकेंडी सिस्टम के थ्रू होता है वहां पे हमेशा हमेशा नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है, हमेशा। और अगर नहीं होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब कि पुरकेंडी सिस्टम के थ्रू, तो हमेशा वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए? ये एक मतलब डिक्टम बोल सकते हैं एक तरीके से। समझ आ गया? अच्छे से आ गया। समझ आ गया ना? हाँ हाँ ठीक है, तो अब दोनों कंडीशन समझ आई कि एंटीड्रोमिक एवीआरटी में क्या होगा। एंटीड्रोमिक एवीआरटी में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा वेंट्रिकल्स पहले मतलब कि बंडल ऑफ कैंट के थ्रू डीपोलराइज होगा एंड देन वहां से फिर इंपल्स दोबारा जाएगा एट्रियम में, ठीक है। तो इसको एंटीड्रोमिक एवीआरटी बोलते हैं। समझ आ गया? एंड हमारा ऑर्थोड्रोमिक एवीआरटी जो है जैसे मैंने बताया, इसमें नॉर्मल पाथवे के थ्रू कंडक्शन होगा एंड देन जो रेट्रोग्रेड कंडक्शन है वो बंडल ऑफ कैंट के थ्रू होगा, ठीक है। हाँ। तो समझ आ गया? तो इसलिए मतलब यहाँ पे नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा एंड वहाँ पे फास्ट, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना, ये क्यों मिलेगा नैरो एंड फास्ट, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। अब ये हमारा दो मैकेनिज्म हो गए, ठीक है। एंड आईएआरटी एंड एसएआरटी को हमने डिस्कस करना नहीं है बिकॉज वहाँ वो कहीं लिखा नहीं है सच, ठीक है ना। दूसरे मैकेनिज्म पे आते हैं, ये होता है एनहेंस्ड ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, तो एनहेंस्ड ऑटोमेटिसिटी क्या होता है कि तुमने पढ़ा होगा पेसमेकर पोटेंशियल, तो ऑब्वियस आता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फेज क्या कौन सा है भव्य? प्रीपोटेंशियल फेज नंबर फेज 4। ठीक है। तो ये हमारा प्री पोटेंशियल पेसमेकर पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर पेसमेकर पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर इसका स्लोप इंक्रीज होता है तो हमें पता ऑफ कोर्स कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो या फिर हार्ट रेट इंक्रीज होगा या फिर मतलब कि जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फास्ट रेट पे होगा, फास्टर रेट पे। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है ना, एनहांस्ड ऑटोमेटिसिटी इसको बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कि जो एनहांस्ड करे हमारी ऑटोमेटिसिटी को, कोई आइडिया? सिंपैथेटिक सिस्टम ने खराब कर दिया सिस्टम। अगर कैटेकोल अमीन का ओवर डिस्चार्ज होने लगे, ठीक है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारा मतलब कि ऑटोमेटिसिटी एनहांस हो जाती है, ठीक है। तो ये एक मतलब कि यही मतलब एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन होता है कैटेकोल अमीन ओवर डिस्चार्ज, उसकी वजह से हमारी ऑटोमेटिसिटी एनहांस हो जाती है। और इसमें एग्जांपल याद कर सकते हो कौन कौन सा होता है। एक तो इसमें एट्रियल फियोक्रोमो ही होगा एक तो। एट्रियल टाइगर क्या? फियोक्रोमो। अच्छा वो नहीं अरे वो कंडीशन अलग है वो तो नहीं वो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि कैटेकोलामाइन वाला।
अरे मैं बोला कि वो तो मुझे पता है, मैं बोला कौन कौन से एरिथमिया कॉज हो सकते हैं इस ओके ओके मैकेनिज्म से, ठीक है मैं उसकी बात कर रहा था। तो एक तो होता है हमारा पैराऑक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, जो मैंने बताया था ना भव्य, यूनिफोकल जो होता है, एंड एक मल्टीफोकल होगा, ठीक है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। ये दो जो होते हैं इसी मैकेनिज्म से कॉज होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एंड ये याद रखना कि ये इनिशिएशन डिफेक्ट है, ठीक है। वो क्या था हमारा पहला वाला? कंडक्शन डिफेक्ट था, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, नो सेम ट्रीटमेंट फॉर देम। री एंट्रेंट टैकीकार्डिया का ट्रीटमेंट अलग होता है एंड इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सोच के बता सकते हो कि री एंट्रेंट टैकीकार्डिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जवाब कुछ इसमें छुपा हुआ है, इस फिगर में, खुद सोच के बताओ। एवी नोड पे एक पाथवे को उड़ा दे। ऑब्वियस ही बात है ना, दोनों सर्किट में एवीएन का इन्वॉल्वमेंट है ना, री एंट्री में, एवीआरटी और एवीएनआरटी, ठीक है। तो अगर तुम दोनों में ही अगर इसको ब्लॉक कर दो एवी नोड को, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये दोनों ही एबॉलिश हो जाएंगे, जो सर्किट है री एंट्रेंट सर्किट है ना। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है हमारा एवीआरटी एंड एवीएनआरटी, मैं बता रहा हूँ, जस्ट हमें अभी डिटेल में पढ़ना है। एवीएनआरटी सबसे पहला क्या हो सकता है, कुछ सोचो, अगर अबॉलिश करना है तो। तुम्हें मैंने हिंट दे दिया एवीएन को, तुम्हें वो करना है पहला। एवीएन को उड़ा दो। उड़ा दे मतलब एब्लेशन थोड़ी कर सकते हैं, करना तो चाहिए थोड़ा थोड़ा मतलब साइड से जहाँ पे पाथवे है वहाँ पे उड़ा ना दो। ना 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 ना, अरे नहीं, मतलब मैं बताऊंगा डब्ल्यूपीडब्ल्यू में तो मतलब बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, बट ये तो स्ट्रक्चरली एवीएनआरटी तो स्ट्रक्चरली नॉर्मल हार्ट में होते हैं ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एवीएनआरटी एंड एवीआरटी को, तो हमें दोनों को सेम मान के चलना होता है, इसलिए हम लोग एब्लेट नहीं कर सकते। और डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम मतलब फिर जैसे कि सबसे पहले जो सिंड्रोम कुछ जो कंडीशन होती है ना, जैसे डब्ल्यूपीडब्ल्यू मॉर्फोलॉजी बोलते हैं कंडीशन को, उसमें क्या होता है पेशेंट नॉर्मल होता है, ठीक है, मतलब कंसील्ड डब्ल्यूपीडब्ल्यू होता है, उसमें पेशेंट नॉर्मल होता है बट वो प्रेजेंट करता है विद एवीआरटी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको सस्पेक्ट करते हैं डब्ल्यूपीडब्ल्यू एंड उसको मतलब कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू डायग्नोज करते हैं बाद में, लेकिन पहले हम लोग ये स्टेप नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम लोग मतलब कि एबरेंट पाथवे को मतलब कि एब्लेट कर रहे हो। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारे वेगल मैन्यूवर्स, ठीक है। वेगल मैन्यूवर्स में कौन कौन से हो सकते हैं? मसाज एंड दूसरा एंड कोल्ड वाटर वाला फेस पे जो डालते हैं, डिपिंग पता नहीं क्या रिफ्लेक्स, बोलते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स है ना, मतलब सर उसको पानी में डाल दो ठंडे। एंड थर्ड वन इज वेलसेल्वा मैन्यूवर ना। हाँ ठीक है, ये तीन मैकेनिज्म तुम कर सकते हो। एंड गाइडेड मसाज करना तो आता है ना? कैसे करेंगे भव्य, बताना एक बार इस केस में। बाइफरकेट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मसाज करते हैं ना। स्टेप वाइज पेशेंट इतना लेटा नहीं पता हुआ, मुझे। ठीक है मैं बताता हूँ। पहले पेशेंट लेटा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम उसको मतलब कि राइट साइड उसका सर टिल्ट करोगे, बिकॉज तुम्हें लेफ्ट साइड पे करना है, बिकॉज राइट वेगस इनर्वेट्स एसएन एंड लेफ्ट वेगस इनर्वेट एवीएन, ठीक है। तो तुम्हें लेफ्ट मतलब कि तुम्हें लेफ्ट को स्टिमुलेट करना है, बिकॉज तुम्हें एवीएन को एवी नोड को वो करना है, ब्लॉक करना है, ठीक है, समझ आ गया। तो तुमने उसे राइट साइड थोड़ा टिल्ट कर दिया कि तुम्हारे मतलब कि उसका जो लेफ्ट साइड है वो प्रोमिनेंट दिखे, मतलब कि आप प्रॉपर्ली दिखे। एंड देन तुम्हें जॉ मतलब कि जस्ट बिलो द जॉ, मतलब बाइफरकेशन पे नहीं, जस्ट बिलो द जॉ, एंगल ऑफ जॉ, तुम्हें मतलब पल्स को फील करना है, कैरोटिड पल्स को, एंड देन तुम्हें वहां पे मसाज स्टार्ट करनी है, ठीक है, समझ गए। एंड कभी भी बायलेटरल मसाज नहीं करना है, वरना पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ये चीज याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा तरीका होता है एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन क्या होता है, ये एवी नोड को ब्लॉक करता है, ये मतलब कि हमारा रिदम रीसेट कर देता है, तुमने सुना होगा है ना। एंड इसका हाफ लाइफ पता है किसी को कितनी होती है? पता है? ना नहीं 10 सेकेंड्स, इसकी हाफ लाइफ 10 सेकेंड्स होते हैं। तो सोचो कि हम लोग कैसे इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज 10 सेकेंड्स तक तो इसको हार्ट तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा,
तो इसको कैसे इन्फ्यूज करेंगे एडिनोसिन को? जुगुलर में डाल दो। ना, देख, या तो सेंट्रल कैनुलेशन होता है, ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका होता है सेलिन चेज, ठीक है। सेलिन चेज क्या होता है, तुमने 2 आईवी पोर्ट लिए, ठीक है, 2 आईवी पोर्ट है तुम्हारे पास, पहले के तुम डालोगे एडिनोसिन, ठीक है, और उस तुरंत तुम दूसरे में डालोगे सेलिन सॉल्यूशन, सेलिन, एंड देन तुम लोग पेशेंट को, मतलब कि पेशेंट के जो जिस हाथ में तुमने ये डाला है उसको एलिवेट करोगे, एंड देन पेशेंट को अपोजिट साइड पे टर्न कर दोगे। जैसे मतलब कि मान लो कि मेरा पेशेंट ये है, इसका लेफ्ट राइट, मैंने इसके लेफ्ट हाथ में मैंने इसको मतलब कि दोनों इन्फ्यूज किया, एंड देन मैंने इसको राइट साइड मतलब कि टिल्ट कर दूंगा इस पेशेंट को लेटे हुए, मतलब उसको लेटा दूंगा थोड़ा उस तरफ, जैसे मतलब कि समझ रहे हो ना, घुमा दूंगा राइट की तरफ, हाँ ठीक है। तो इसको सेलिन चेज बोलते हैं, ये दूसरा मैकेनिज्म होता है करने का एडिनोसिन में, ठीक है। इसमें 2 और पोर्ट्स की कोई एडिनोसिन, जरूरत, मतलब सिग्निफिकेंस की हम बिकॉज सलाइन सेलिन डालें? चेज का ये मेथड ही होता है ना सेलिन चेज का, मतलब कि ओके। हाफ लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है एक तरीके से सेलिन चेज, तो इसलिए वैसे करते हैं। एंड एडिनोसिन क्या करते हैं हमारा, इट मतलब कि ओपन्स अप इनवर्ट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल, पढ़ा होगा ना ये, इनवर्ट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल, ठीक है, तो इसको ओपन अप कर देता है, तो ये रिपोलेशन फेज को मतलब करता है, अभी बाद में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, मैंने सोचा बता ही देता हूँ, अब पढ़ा ही रहा हूँ तो। और एक यूज कर सकते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक यूज कर सकते हो बीटा ब्लॉकर, बट ये याद रखना कि ये दोनों अगर तब यूज नहीं करना अगर उसको WBW है एंड एफिव है तो साथ में, ठीक है, तो वरना वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म पे ही थे हम लोग, मैं पता नहीं कहाँ घुस गया। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक, एनहांस्ड ऑटोमेसिटी हमारा हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया ना, या किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं वैसे नहीं। समझ आ गया ना मैंने जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह बताया? ये AVNRT और AVRT का था ना ट्रीटमेंट तो। हाँ हाँ, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से, बट बिकॉज अभी फार्मालॉजिकल भी है, फ्लेकेनाइड एंड इबुटाइल वगैरह मैं बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अब थर्ड होता है हमारा ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी में देखो यार, मतलब कि मैं बताने को तो 2-3 नाम बता सकता हूँ सिर्फ, बिकॉज जितना मैंने मतलब कि एक्चुअल में पढ़ा था ना, उतना मतलब कि मेडिसिन वाले ने भी मतलब कि एक्चुअल में इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। अर्ली डीपोलराइजेशन, डिलेड अर्ली आफ्टर, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, मतलब 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, ठीक है, एंड एक होता है हमारा लेट आफ्टर डीपोलराइजेशन, सॉरी डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन, ठीक है। तुम में से पढ़ा है किसी ने ये? मैंने आफ्टर डिपोलराइजेशन तो थोड़ा बहुत सुना है, बट नो। और इसका मैकेनिज्म पढ़ा है प्रॉपर? नो। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट करवा दूं, मतलब कि मैं पढ़ा तो दूंगा बट तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, तो तुम मुझे उसके लिए बोलना मत कुछ, रेडी। ठीक है, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन धीरे धीरे से स्टार्ट कर पढ़ाना। रहा हूँ, ठीक है, हाँ हाँ मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अब मैं पहले बताया तो दोनों में फर्क क्या होता है, मतलब एक डायग्राम के थ्रू, तो तुम्हें पता होगा ना कि मतलब कि मायोकार्डियल का वो कैसा होता है अपना नॉर्मल, ये होता है ना, ठीक है, समझ गया ना, सॉरी गलत हो गया, जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, अब ठीक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब मान लो कि फेज 2 में अचानक से ये हो जाए, ठीक है, और अचानक से मान लो फेज 3 में ये हो जाए, ठीक है, तो क्या फर्क है ये? तो ये होता है अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, ठीक है, बिकॉज ये अर्ली हो रहा है, फेज 2 में ही हो रहा है,
ठीक है। और फेज 3 में जो एब्रेशन हो रही है इसको बोलते हैं हम लोग डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिलेड आफ्टर, सॉरी डिपोलराइजेशन, तो मैं डिपोलराइजेशन को लिखा हुआ है, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। ठीक है, समझ आ गया कि होता क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ईएडी की, मैकेनिज्म की। तो ध्यान से सुनना, ईएडी में मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारा अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन है। ठीक है, तो अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन में होता क्या क्या है तुम्हें पता होगा, फेज 2 में हो रहा है ये। तो फेज 2 में क्या क्या होता है? फेज 2 में इन दोनों पोटेशियम के चैनल रिगार्डिंग खुल रहे होते पोटेशियम हैं। और कैल्शियम चैनल खुले होते हैं। ओपन एंड दिस क्लोजेस, है ना? सॉरी, दोनों ही खुले होते हैं ना? ओपनिंग में होता है और वो हाँ, क्लोजिंग में होता है, मतलब एल अरे क्लोज हो रहे हाँ होते ठीक हैं। है, हाँ मतलब ये इनएक्टिवेशन की ठीक है तरफ ठीक है जाते हैं ना, ठीक है ठीक है। ये इनएक्टिवेशन की तरफ जा रहे होते हैं एंड देन ये एक्टिवेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, ये दोनों कंडीशन हो रही होती है। तो अब क्या ऐसा क्या हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ चला जाए? तो ऑब्वियसली बात है, मान लो कि हमारा इनएक्टिवेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, कैल्शियम इनएक्टिवेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, बट अचानक से अगर इसको कोई ऐसा स्टिमुलस मिल जाए कि ये फिर से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए, तो सोचो क्या होगा। सोचो, समझ आया कुछ? रिपोलराइजेशन तो तो अचीव ही नहीं होगी। डीपोलराइज होने लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मेरी कंडीशन ये है कि हमारा कैल्शियम ऐसे है, पहले ऐसे जा रही थी करंट, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब धीरे धीरे इनएक्टिवेट हो जा रही है ना, और हमारा ये ऐसे है, ये हमारा आई के है एंड देन ये हमारा आई सी है जो नीचे है। अब ये हमारा, ये तो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड जो आई सी है ये हमारा नीचे की तरफ जाते जा रहा है, मतलब कि इनएक्टिवेट होते जा रहा है। ठीक है, बट अचानक से अब इसका जो इम्पल्स है, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है करंट का, कैल्शियम करंट का, वो इंक्रीज होने लगे, मतलब अचानक से जो कैल्शियम चैनल जो कि इनएक्टिवेट हो रहे थे वो फिर से एक्टिवेट होने लगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब इसका हमें ये देखना है कि इसका रेंज क्या होगा, वोल्टेज रेंज, कि ये कौन से वोल्टेज रेंज में देखने को मिल सकता है। तो यार देखो, मतलब कि जो मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ये किसी बुक में भी नहीं है, मतलब ये क्या है ना, एक्चुअली मतलब मेरे को पढ़ना था तो मैंने एक मतलब कि उसमें से पढ़ा था, जर्नल में से। ठीक है, तो ये देख लेना, मतलब ये ऐसे है, कुछ ऐसा होता है, 0 प्लस में है तो यहाँ प्लस में जाएगा, +20 तक जाते हैं ना, 20 एंड देन माइनस, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या? मैं देख लूंगा, मैं बना के एक बार देख लेता हूँ। -60 -70, ठीक है, -90 तक ले जाते हैं इसको। तो ये हमारा इनएक्टिवेशन, स्टडी स्टेट एक्टिवेशन, स्टडी स्टेट एक्टिवेशन एंड देन स्टडी स्टेट इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैल्शियम चैनल्स, अब इसको उल्टा कर देते हैं बिकॉज मैंने उल्टा कर दिया था इसको। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे स्टडी स्टेट इनएक्टिवेशन स्टेट, नंबर ऑफ कैल्शियम चैनल्स, एंड ये नीचे जाते वक्त इनएक्टिवेशन स्टेट मतलब इंक्रीज होने आते हैं। ठीक है, आई गेस ये होगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था ये स्टेट है, ठीक है, मतलब कि ये स्टडी स्टेट एक्टिवेशन है एंड ये स्टडी स्टेट इनएक्टिवेशन है, मतलब इनएक्टिवेशन हो रहा है। अब इनएक्टिवेशन में क्या होता है कि अब मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो नंबर ऑफ कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेटेड होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा जैसे -+20 से हम लोग नीचे धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैल्शियम चैनल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक एंड है। देन एक्टिवेटेड में क्या होता है कि मतलब जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे खुलने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉपरली मतलब कि जो हमारा वो होता है जहाँ पे मतलब कि एक्चुअल में हमें मतलब देखने को मिल सकता है,
वो एक्चुअली ये रेंज होती है इसके नीचे, जहाँ पे जस्ट ओवरलैप हो रहा हो ग्राफ का, ठीक है। एंड ये अराउंड होता है ना, मतलब अगर अप्रॉक्स देखें तो यहाँ -30 होता है इधर, एंड यहाँ पे मतलब कि 0 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब मैंने ग्राफ एक्चुअल मतलब वो स्केल से बनाया नहीं है, बट 0 to -30 डिग्री में जब होता है तो अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन के चांसेस ना बहुत इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप, कि एक्टिवेटेड स्टेट मतलब कि ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनएक्टिवेटेड कैल्शियम है उनकी टेंडेंसी टू द एक्टिवेटेड, मतलब कि क्योंकि जो जस्ट एक्टिवेटेड थे वो इनएक्टिव हो रहे हैं, तो वो तुरंत ही एक्टिव भी हो सकते हैं अंडर प्रॉपर स्टिमुलस, ठीक है। और उस समय पे सबसे ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि ऑब्वियस बात है ना। तो ये होता है, मुझे पता है समझ थोड़ा कम आ रहा होगा, बट यही मैकेनिज्म है, ठीक है। समझ आया? हाँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सुन लो कि जहाँ पे एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट की ओवरलैप हो रही है, वहाँ का जो रेंज होता है वो मोस्ट प्रोबेबल होता है ईएडी के लिए, वहाँ पे होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ तो होता कैसे है, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, या तो पोटेशियम करंट ही कम हो जाए, है ना, ऑफ कोर्स अगर रिपोलराइजेशन करंट ही कम हो जाएगी तुम्हारी, तो ऑफ कोर्स ही पता है डिपोलराइजेशन करंट डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म होता है कि कहीं से आईसीए इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है। अब पहली जो हमारी कंडीशन हो गई कि या तो ये दोनों में से कुछ हो सकता है, तो ये होता है हमारा मेजर फैक्टर, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, अब मैं बताता हूँ कि तुमने पढ़ा होगा सोडियम NCX पढ़ा होगा ना, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। वो क्या करता है, सोडियम के ग्रेडियंट को यूज करके, बिकॉज सोडियम बाहर जाता है ऑफ कोर्स सोडियम ATPase की वजह से, तो सोडियम को अंदर भेजता है एंड देन कैल्शियम को बाहर भेजता है ना। तो क्या होता है कि एक्चुअल में मतलब कि जो होता है कि यहाँ पे 3 सोडियम अंदर आते हैं, ठीक है, एंड एक सोडियम एक कैल्शियम बाहर जाता है, तो नेट आयन मूवमेंट कहाँ पे हुई, अंदर की तरफ हुई। 1 पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आता है फॉर एवरी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि देखो मैंने क्या बोला था कि हमारी जो सोडियम कैल्शियम करंट है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मैंने ऑफ कोर्स बोला था, ठीक है, EAD के केस में मैंने बोला था ना। यार तूने अभी बोला कि 1 कैल्शियम गोज आउट एंड 3 Na+ कम इन, सो 2 हाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं अंदर आएंगे? कैल्शियम पे भी तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा सॉरी टोटल देखना। सोडियम तो 3 है ना, ठीक है ठीक है। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पहला फैक्टर जो मेजर फैक्टर होता है ये वो ये होता है कि कैल्शियम के जो कैल्शियम के करंट इंक्रीज होने लगते हैं, इनवर्ड करंट, ठीक है, ठीक है ना। हाँ। हाँ ठीक है, हाँ बोल दिया करो। अब वो कैल्शियम की करंट इंक्रीज हो रही है, तो कैल्शियम का वो मतलब इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कैल्शियम का इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो अब जितनी अंदर आ रही है ऑफ कोर्स उसको बाहर तो भेजना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसको बाहर भेजेंगे तो उतना ही ज्यादा नेट पॉजिटिव चार्ज भी अंदर आएगा थ्रू द NCX, सही बात है। बिकॉज यहाँ पे वन एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं 1INCX, करंट ड्यू टू NCX चैनल, और ये भी हमारा एक फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ EAD। फॉर EAD हमारा मतलब ये अपने आप से मतलब ये इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, बट इट इज मतलब सिनर्जिस्टिक एक्शन बोल सकते हैं इसका, ठीक है। ये इसको मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कैल्शियम इंक्रीज कैल्शियम चैनल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया इसका मतलब। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्ली आफ्टर डीपोलाइजेशन का मतलब कि प्रॉपर मतलब कि जो भी फैक्टर्स वगैरह बता दिए एंड मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अर्ली आफ्टर सॉरी डिलेड आफ्टर डीपोलाइजेशन का। तो डिलेड आफ्टर डीपोलाइजेशन में क्या होता है, उसमें मतलब ऐसे जितना डिटेल में कुछ है नहीं, बट मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि कुछ रीजंस की वजह से या जब भी अगर इंक्रीज कैटायनिक लोड इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर, एंड वो भी मान लो कि कैल्शियम इंक्रीज हो गया मान लो काफी ज्यादा सेल के अंदर, ठीक है।
तो ऑफ कोर्स मैंने बताया अगर कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो हमारी जो INCX में इंक्रीज हो जाती है ना, ठीक है। अब इसको देखो मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंटली तो कुछ कर नहीं सकता ये, तो इसको एक और चीज कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। याद रखना ये चैनल होता है प्रोक्टामीन, ठीक है। वो ये होता है क्या करता है, कैल्शियम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल है ये। तो जब भी कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा कि क्लोराइड का इफ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लोराइड का इफ्लक्स इंक्रीज हो गया मतलब कि इनवर्ड करंट कुछ तुम भी बोल दो। मतलब डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा ना। इनवर्ड करंट इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज से बाहर जा रहा है ना। हाँ तो वही हो गया ना। तो बोलना चाहिए ना, बोला सब टीचर कर ले, खुद कुछ मत करना, ठीक है। तो इस चैनल का नाम याद रखना, कैल्शियम एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके हमें हमारे डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन कराते हैं, मतलब कि जो हमारा IK है इसको मतलब कि कम करते हैं। ऑब्वियसली बात है ये, मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि ये हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही उठा दे, ठीक है। बट मैंने दिखाया था ना पहले डायग्राम में क्या हो रहा था एक्चुअल में, ये वाला डायग्राम, कि जो मतलब कि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले गए ये, ठीक है। ये ऐसे लगेगा इसको, है ना, मतलब कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल उठा ही दिया इतना, बिकॉज इन दोनों का इतना मैग्नीट्यूड होता नहीं है, बट इसको डिले कर सकते हैं रिपोलेशन को। तो ये दोनों मैकेनिज्म होते हैं हमारे ट्रिगर्ड एक्टिविटी के, ठीक है, समझ आ गया। मैं एक डाउट एंड पूछ लूं? ये इसका, हाँ बोल। यार क्लोराइड को हमने इफ्लक्स कराया तो हाँ इनवर्ड जो इनसाइड है, अच्छा वो हाँ और पॉजिटिव हो गया। ओके ठीक है ऑफ ठीक है कोर्स ना, अब तो ठीक है नेगेटिव ठीक है, आयन को बाहर निकालेगी तो मेरे को पॉजिटिव। बोलना था एक बार। ओके अरे हाँ हाँ, अब इसका मतलब कि ट्रिगर्ड एक्टिविटी का मेजर कॉज होता है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड कौन कौन किसका से मेजर कॉज है इरिथमिस, ये? सॉरी, किसका मेजर ट्रिगर्ड कॉज है एक्टिविटी ये? अच्छा जो मैंने अभी पूरा पढ़ाया ना उसी का कॉज है, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी का, ठीक है। और इससे कौन कौन से एरिथमियास हो सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो ये हो सकता है जंक्शनल टैकिरिथमियास, ठीक है, एंड पैराऑक्सिजनल एट्रियल टैकिकार्डिया विद ब्लॉक, ठीक है। और मोस्ट प्रोबब्ली 2:1 ब्लॉक होता है, ठीक है, समझ आ गया। क्या लिखा ये? जंक्शनल टैकिकार्डिया एंड पैराऑक्सिजनल एट्रियल टैकिकार्डिया विद ब्लॉक, और मोस्ट प्रोबब्ली 2:1 ब्लॉक होता है। पैराऑक्सिस्मल एट्रियल एट्रियल टैकिकार्डिया विद ब्लॉक, टैकिकार्डिया विद ब्लॉक 2:1 मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है, हो गया। तो बस इतना ही था मैकेनिज्म, ओके। तो समझ आया आज काफी कुछ। हैवी क्लास हो गई बट ठीक है, अच्छा लगा। अब मैं क्या कर अच्छा था। सकता हूँ, जो है वो है अच्छा था, एक बार है फिर ना, से हम सही पढ़ था ना। लेंगे तो आसान हो जाएगा। सिमर कैसा लगा? अच्छी थी। चलो सही है यार, ठीक है। आपकी रिकॉर्ड हो गई है एंड